जेएनबी एग्जाम एग्यू पे आपका स्वागत है। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार के नवगठित मंत्रिमंडल के संबंध में असत्य कथन चुने। श्री मदन साहनी, समाज कल्याण मंत्रालय। श्री नीतीश मिश्रा, उद्योग और पर्यटन मंत्रालय। श्री नीतीश नवीन, नगर विकास एवं आवास और विधि मंत्रालय। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय। आपको गलत कथन बताना है, इसमें से कौन सा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय। ये क्यों गलत होगा? क्योंकि इनके पास राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय है, ये याद रखेंगे, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री कौन है? श्री माहेश्वर हजारी। और जो अन्य विकल्प हैं, जैसे मदन साहनी समाज कल्याण मंत्री हैं, श्री नीतीश मिश्रा उद्योग और पर्यटन मंत्री हैं, श्री नीतीश नवीन नगर विकास एवं आवास, साथ ही साथ इन्हें विधि मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार मिला है। चलिए अगला है प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संबंध में असत्य कथन चुनने। बिहार में आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय 9% बढ़कर 35,119 रुपये होने का अनुमान है। दूसरा है, वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष से 13.9% बढ़कर 59,637 रुपये होने का अनुमान है। तीसरा है, इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 98,374 रुपये होने का अनुमान है। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा असत्य कथन है। तो याद रखेंगे, असत्य है इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी का सभी कथन जो है वो सारा कथन सत्य है, ये याद रखेंगे। अब आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा दूं कि 9% पिछले वित्त वर्ष में 2022-23 में कितना है, 2022-23 में हो चुका है 35,119 रुपये। अब आधार वर्ष क्या होता है, आधार वर्ष वाला कंसेप्ट हम प्रयास करेंगे, आपको कभी इकोनॉमिक्स का जब क्लासेज स्टार्ट करेंगे तो आपको और भी डिटेल में ये सारी चीज़ें बताएं। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ऐसा वर्ष हम लोग मान के चलते हैं कि उसके तुलना में कंपेयर करके हम लोग देखते हैं कि इस बार महंगाई वगैरह को अगर घटा दिया जाए तो उस बनस्पत कितना वो बढ़ चुका है। तो अब कितना हो चुका है, याद रखेंगे 35,119 रुपये। ठीक है, 9% बढ़ा है पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा, यानी कि 2021-22, ठीक है, 2021-22 की अपेक्षा 2022-23 में 9% की वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति आय में, और 35,119 रुपये हो चुके हैं। ठीक है, साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पिछले वित्त वर्ष के अपेक्षा 13.9% वर्तमान मूल्य पर वृद्धि हुई है और हो चुकी है 59,637 रुपये। और इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय, तो वो है 98,374 रुपये। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, ये सारी तथ्य आपको याद रखने हैं। मैं प्रयास करूंगा आपको पीडीएफ जल्द से जल्द जेएनबी एग्जाम IQ का जो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके उसे ज्वाइन जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा से संबंधित आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा आत्मकथा से संबंधित पुस्तक है? ब्रह्मर्षि वंश विस्तार, झूठा भय मिथ्याभिमान, किसान सभा के संस्मरण, मेरा जीवन संघर्ष। आंसर क्या होगा? आत्मकथा अगर बात की जा रही है तो मेरा जीवन संघर्ष। इसके अतिरिक्त और भी है, स्वामी सहजानंद जी का जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनमें से याद रखेंगे ब्रह्मर्षि वंश विस्तार, ब्राह्मण समाज की स्थिति, झूठा भय मिथ्याभिमान, कर्म कलाप, गीता हृदय, ये एक धार्मिक पुस्तक है, किसान सभा के संस्मरण, किसान कैसे लड़ते हैं, झारखंड के किसान, किसान क्या करे, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, और मेरा जीवन संघर्ष। ये तो आत्मकथा ही है। ये सारे जो पुस्तकें हैं, ये सारे पुस्तकें स्वामी सहजानंद जी से संबंधित पुस्तक है। और याद रखेंगे बीपीएससी के लिए स्वामी सहजानंद जी का जो इम्पोर्टेंस है ये आज भी वही है जो पहले था। तो आपसे किसी भी टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो प्लीज आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लें। ठीक है, अगला है बिहार जाति जनगणना 2022। कहीं कहीं पे आप अगर आप ऑफिशियली देखेंगे तो ऑफिशियली 2022 है, ऐसे आप अगर गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको 2023 भी दिखा मिल सकता है। तो आपसे अगर 2022 करके पूछे या 2023 करके पूछे तो आप समझ लें कि प्रश्न वही है।
अब आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितना है, 12,07,25,310। बिहार में ब्राह्मण जनसंख्या 47,81,81,280, जो कि प्रतिशत में 3.66% है। राजपूत जनसंख्या बात की जा रही है 45,10,733, और भूमिहार जनसंख्या 37,50,886। आपसे असत्य कथन पूछा जा रहा है, कौन सा गलत कथन है। तो इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बिहार की कुल जनसंख्या ही गलत दिया हुआ है। यहाँ पे 12 करोड़ नहीं होगा, बल्कि 13,07,25,310। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको डाटा याद रखना है, ठीक है। तो ये डाटा आपको कम से कम ये वाला पॉइंट तो जरूर ही याद रखना है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार कितनी है, तो 13,07,25,310। अगला है चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान किस नील कृषि श्रम की अप्रिय प्रणाली का पालन करते थे। ऑप्शन है 6 कठिया, 5 कठिया, 9 कठिया, 8 कठिया। आंसर हो जाएगा 5 कठिया, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, आप इसे भी पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो भारत में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था, तो वो था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, सविनय मतलब विनय के साथ, ठीक है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट। मैं क्या कहेंगे, मैं अवज्ञा करूंगा, ठीक है, डिसओबीडियंट, मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, ठीक है, मैं नमक बनाऊंगा। तो इस तरह का आपका जो कानून है उसे मैं तोड़ूंगा। तो ये जो है आप याद रखेंगे कि ये जो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये किसे माना जाता है, तो चंपारण सत्याग्रह को माना जाता है। और 3 कठिया कृषि प्रणाली से पहले 5 कठिया नामक कृषि प्रणाली थी, यानी कि 20 कट्ठा में 5 कट्ठा पे नील की खेती वाला कंसेप्ट जो है। इसके बाद आप 2-3 व्यक्ति का नाम याद रखेंगे। एक है गणेश विद्यार्थी, ठीक है, इन्होंने गांधी जी की जो सफलता की कहानियां हैं वो सारी कहानियां सुनाई है इन्होंने। और जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं ब्रजकिशोर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों पटना में वकील थे उस समय में। और राजकुमार शुक्ल और संत राउत ये दोनों गए थे गांधी जी को चंपारण में राजी करने को, आने को राजी करने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे और 19 अप्रैल से आंदोलन प्रारंभ किए थे, चंपारण आंदोलन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने साल 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ऑप्शन है 2,58,000, 2,68,000, 2,78,000, 2,88,000, 725.72 करोड़ रुपए। कौन सा सही होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2,78,725.72। ये याद रखेंगे, 2,78,725.72। आपको ये पूरा डाटा याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपसे पॉइंट के बाद भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे 2,78,725.72 करोड़ रुपए। अगला है, वर्ष 2024 में लागू होने वाली बिहार आईटी पॉलिसी कितने साल तक लागू रहेगी, 1 साल, 3 साल, 5 साल, अनिश्चित काल के लिए। इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, 5 सालों तक, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, असत्य कथन चुने। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार से लगभग 55,000 लोगों को बंदी बनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार से 8,783 लोगों को सजा हुई। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार से 134 लोग शहीद हुए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार से 362 लोग घायल हुए। कौन सा असत्य कथन है, तो अगर आप डाटा देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ये बताने में कि ये जो 55,000 है ये काफी ज्यादा लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि आंसर होगा 15,000। याद रखेंगे, टोटल बिहार से 15,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन 15,000 में से लगभग आधे व्यक्ति को जेल में डाला गया था। लगभग 8,783 लोगों को जेल में डाला गया था, ठीक है, और 134 लोग शहीद हुए और 362 लोग घायल हुए, ठीक है। अगला है, पटना लोन का नाम
बदलकर गांधी मैदान कब किया गया? 1917, 47, 48 या 71? आंसर हो जाएगा 1948 में। ठीक है, पटना गांधी मैदान जो वर्तमान समय में है, उसका नाम पहले था पटना लॉन। वहाँ पे घुड़सवारी होती थी, इसके अतिरिक्त गोल्फ वगैरह खेले जाते थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। बाद में स्वतंत्रता के जस्ट एक साल बाद 1948 में इसका नाम चेंज करके गांधी मैदान किया गया। अगला है, विश्व के कुल आर्द्र भूमि का 4.6% भारत में है, जो संख्या में 67,429 है तथा क्षेत्रफल में 15.6 मिलियन हेक्टेयर है, यानी कि 156 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होती है, तो इस हिसाब से आप याद रखेंगे 156 लाख हेक्टेयर है। भारत की आर्द्र भूमि का कितना प्रतिशत आर्द्र भूमि बिहार में है? ठीक है, तो वो आपको बता दिया गया है कि बिहार विश्व में भारत का कितना है, तो 4.6% आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि क्या होता है? जहां पे वर्ष भर पानी लगे रहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का तो 4.6% आर्द्र भूमि भारत में है, भारत का कितना प्रतिशत आर्द्र भूमि बिहार में है? ऑप्शन दे दिया गया है 1, 3, 6, 9, कितना प्रतिशत? आंसर हो जाएगा 9%। याद रखेंगे कितना प्रतिशत? 9%। और अगर आपसे संख्या में पूछा जाए क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 9,41,000 हेक्टेयर। ठीक है, चलिए अगला है, चौर विकास योजना के विस्तार से बिहार में कुल मछली उत्पादन 11 लाख टन होने की संभावना है, जो वर्तमान में कितनी है? 2,46,000 टन, 4,46,000 टन, 6,46,000 टन, या फिर 8,46,000 टन। तो 11 लाख टन करने की उम्मीद कही जा रही है, कि अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष में हमारा जो ये जो चौर विकास योजना है ये चलाया जा रहा है, इसके कारण मछली यानी कि मत्स्य उत्पादन काफी बढ़ेगी। तो पहले मतलब वर्तमान समय में कितनी है, तो याद रखेंगे 8,46,000 टन, और इससे बढ़ा करके कितना करने की संभावना की व्यक्त की जा रही है, तो 11 लाख टन। तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब ये जो चौर विकास योजना है, मुख्यमंत्री सामेकित चौर विकास योजना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखेंगे 3 वर्ग, ईबीसी यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एससी और एसटी, इन तीनों को 70% अनुदान दिया जाता है। अनुदान मतलब ग्रांट, जिसे वापस ना लिया जाए, एक तरह से दान समझ लीजिए। तो 70% सरकार उसमें खर्च करेगी चौर बनाने के लिए, और अन्य वर्ग के लिए सरकार 50% खर्च करेगी, और ये खर्च किया जाएगा मत्स्य विभाग द्वारा। अगला, बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में नवीकरणीय ऊर्जा से कितने फीसदी बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा? 15%, 25%, 35 या 45%? तो नवीकरणीय ऊर्जा से, रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो रीन्यूएबल जो फिर से नया किया जा सके, जैसे सौर ऊर्जा, इसके अतिरिक्त विंड एनर्जी, ये सारी चीजें जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आती है। तो इससे जो अनुमान है कितना लक्ष्य रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35%, यानी कि 35%। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, ये बजट में लिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, 72 फीट या फिर 22 मीटर जो कहें ऊंची और कांस्य से बनी दुनिया की सबसे ऊंची गांधी जी की प्रतिमा, स्टेच्यू ऑफ महात्मा गांधी, जिसे 15 फरवरी 2013 को अनावृत किया गया था, वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, साउथ अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न आपसे सिंपल है कि गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है, जो कि कांसे से बनी है? 72 फीट में अगर बात करें तो 72 फीट, मीटर में बात करें तो 22 मीटर की है। अब इतना सारा क्लू आपको पहले ही दे दिया गया है, और ये भी बता दिया गया कि इसका अनावरण हुआ था कब? 15 फरवरी 2013 को। और गांधी जी की ये सबसे बड़ी, पूरे विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति है, ये कहाँ पे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो है गांधी मैदान में। याद रखेंगे वो कहाँ स्थित है? गांधी मैदान में स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, उसमें कुछ और भी फैक्ट है, तो आप सारी चीजें वही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया था। अगला है, बिहार के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी हैं, कौन है? आर भट्टी, आर एस भट्टी, आर टी भट्टी, या आर यू भट्टी?
तो इसका आंसर हो जाएगा डीजीपी हैं RS भट्टी, याद रखेंगे कौन है, RS भट्टी। चल अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कितने लोगों को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? कितने व्यक्तियों को बिहार केसरी सम्मान दिया गया है? 17, 34, 51, 68? आंसर हो जाएगा 17, याद रखेंगे। टोटल 17 व्यक्ति को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है, खादी का अर्थशास्त्र, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर मनमोहन सिंह? तो खादी का अर्थशास्त्र ये किनके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, ये याद रखेंगे। अगला है, बिहार में नंगी हड़ताल हुआ था, वो कहाँ हुआ था? चंपारण जेल में, हाजीपुर हजारीबाग जेल में, छपरा जेल में, बांकीपुर जेल में? ये जो नंगी हड़ताल हुआ था ये कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा छपरा जेल में, याद रखेंगे। कहाँ पे? तो छपरा जेल में। अगला है, किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक बैंक योजना शुरू की है? यानी अब हर पंचायत में आपको कम से कम एक बैंक देखने को मिलेगा। ऑप्शन है यूपी, MP, बिहार, झारखंड? आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। एक पंचायत एक बैंक योजना बिहार से संबंधित है। अगला है, बिहार की निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण वर्ष से संबंधित बेमेल विकल्प चुने। बेमेल कौन सा है? यानी गलत, सिंपली अगर प्रश्न है कि गलत कौन सा है ये बताएं। सोन बहुउद्देशीय परियोजना 1974, गंडक 1959-60, कोसी 1953-54, इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसमें से बेमेल है यानी गलत है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सोन, क्योंकि आप कॉमन सेंस से अगर सोचे तो सोन जो परियोजना थी वो बिहार की सबसे पुरानी बहुउद्देशीय परियोजना थी। बहुउद्देशीय मतलब जिसका यूज हम लोग सिंचाई के लिए भी कर सकते हैं, बिजली उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं, अन्य कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो है ये याद रखेंगे। सोन परियोजना जो है ये 1874 में बनाई गई थी, ये याद रखेंगे। कब? 1874 में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे 1874 में। अब ये तो मतलब सबसे पुरानी है सोन बहुउद्देशीय परियोजना। इसके बाद कौन सा है? तो इसके बाद है कोसी। ठीक है, तो कोसी याद रखेंगे 53-54 में। और फिर गंडक परियोजना, गंडक है 59-60 में। ये तीनों इंपॉर्टेंट है नदी घाटी परियोजना। अगला, कौन सा जोड़ा पटना संभाग के जिलों में शामिल नहीं है? पटना कमिश्नरी में कौन सा जिला नहीं आता है? मतलब कौन सा जिला का जोड़ा नहीं आता है? नालंदा, नवादा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, नालंदा, पटना, रोहतास? इसमें कौन सा गलत है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या बताएंगे? ये वाला यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है नालंदा, नवादा, यही गलत है। क्यों? क्योंकि नवादा जो है ये मगध संभाग का जिला है, नवादा मगध कमिश्नरी का। ठीक है, पटना कमिश्नरी में कौन कौन आता है? पटना आता है, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा। नालंदा है लेकिन नवादा नहीं है, ये याद रखेंगे। ठीक है, और मगध में बात की जाए तो आप अगर देखेंगे तो नवादा, इसके बाद आपको जहानाबाद, अरवल, गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, गया, जहानाबाद, अरवल, ठीक है, नवादा, संभवतः एक जिला और है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, साल 1963 में स्थापित दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? गया, मुंगेर, बोधगया, राजगीर? दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय वो भी वर्ष 1963 में ही स्थापित कर दिया गया है। कहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा मुंगेर में। ठीक है, नाम है बिहार स्कूल ऑफ योगा। कब? 1963 में। किनके माध्यम से यह स्थापित किया गया? स्वामी सत्यानंद सरस्वती। नाम याद रखेंगे, सत्यानंद। ठीक है, सत्यानंद सरस्वती। वैशाली जिले का मुख्यालय है सोनपुर, हाजीपुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर? तो आंसर हो जाएगा वैशाली जिले का मुख्यालय हो जाएगा हाजीपुर। याद रखेंगे, हाजी नाम इनका याद है, हाजी इलियास शाह के नाम पे बताया जा रहा है कि इसका नाम हाजीपुर पड़ा था। ठीक है, और तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत ये है वैशाली जिला, 1972 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। वर्तमान समय में इसमें 3 सब डिवीजन है, यानी 3 अनुमंडल है,
और 16 ब्लॉक है। ठीक है, बरेला नामक झील जो प्रसिद्ध झील है वो यहीं पे स्थित है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है भगवान गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है। एक होता है निर्वाण, एक होता है महापरिनिर्वाण। अब आपसे पूछा गया है निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है, पद चिन्ह, स्तूप, सांड या घोड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पद चिन्ह। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, स्तूप महापरिनिर्वाण का हो जाएगा। ठीक है, सांड जन्म का हो जाएगा, और घोड़ा जो गृह त्यागे थे उसे महाधिनिष्क्रमण बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए, यहाँ पर भी आपको दे दिया गया है, कमल और सांड जन्म, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल और बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु महापरिनिर्वाण जिसे बोला जाता है वो स्तूप। तो ये दोनों याद रखें। अगला है सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ स्थित है। सासाराम, सहरसा, पटना, पूर्वी चंपारण। सिमरी बख्तियारपुर झील आंसर हो जाएगा सहरसा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। सिमरी बख्तियारपुर झील जो है ये कितने झीलों से मिलके बना है, तो मुनिया, सारडिया, कुमीबी और गोबरा, ये चार महत्वपूर्ण झील है जो कि सिमरी बख्तियारपुर झील के अंतर्गत है। छोटी छोटी झीलें हैं, मुनिया, सारडिया, कुमीबी और गोबरा। दो चार बार नाम से अगर आप दो चार बार नाम पढ़ लेंगे तो आपको आसानी होगी, एग्जाम में आप ऑप्शंस देख करके भी छांट पाएंगे। ठीक है, अगला है बिहार में अमला डैश का अधिकारी होता था। अमला किसका अधिकारी होता था, दीवान, जोतदार या कोतवाल या जमींदार। तो बंगाल में अमला होता था जमींदार, याद रखेंगे कौन सा, जमींदार का अधिकारी। ठीक है, राजस्व इकट्ठा करने के समय वह गांवों का दौरा करता था तथा लगान वसूली करता था। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, मुनीस अल अरवा, कस्फ उल महजूब, तरबूफ, कलंदर। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुनीस अल अरवा। याद रखेंगे मुनीस अल अरवा। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ईरान में जन्म हुआ था। ठीक है, ये याद रखेंगे। इनके शिष्यों में महत्वपूर्ण है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद खां, नसूरुद्दीन चिराग। इन लोग जो काफी इंपॉर्टेंट सूफी संत हैं वो इन्हीं के शिष्य थे। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जी का नाम याद रखेंगे। इनके ऊपर जो किताब लिखी गई है, इनकी जीवनी लिखी गई है मुनीस अल अरवा के नाम से। ये किनके माध्यम से लिखा गया है, तो जहां आरा, ये शाहजहां की पुत्री थी, इनके माध्यम से ये बुक लिखा गया, मुनीस अल अरवा। मैं एक चीज़ आपको रिमाइंड कराना भूल गया, जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कुछ सुझाव देनी हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ठीक है, चलिए अगला है औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को किस स्थान पर हुआ था। दाहोद गुजरात, ताजबाग गुजरात, इस्लामपुर गुजरात, नाजिया बेन गुजरात। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था, एक तो यही इंपॉर्टेंट है। इस बार के चुनाव में आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जो श्री नरेंद्र मोदी हैं, वो वर्तमान समय में उन्हें बार बार कहा जाता है कि उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि चूंकि उनका जन्म जहां हुआ है वहीं औरंगजेब का जन्म हुआ था, इसलिए उन दोनों में कॉमन है कुछ। तो ये सारी राजनीतिक कंट्रोवर्सी से लेना देना नहीं है, आपको ये याद रखना है कि इनका जन्म अब आ गया है थोड़ा सा ट्रेंड में। ठीक है, तो याद रखना औरंगजेब का जन्म कब हुआ था, 3 नवंबर 1618 को। कहाँ पे हुआ था, तो दाहोद गुजरात में। ये याद रखेंगे, कहाँ पे, दाहोद गुजरात में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नाम, असली नाम क्या है इनका, तो मोइनुद्दीन मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बौद्ध धर्म, राज्य पुनर्गठन आयोग, संविधान निर्माण। तो किससे संबंधित नहीं है,
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से नहीं है, ठीक है, बाकी सारे से है। वो उन्होंने बौद्ध धर्म 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और बौद्ध धर्म को डायरेक्टली नहीं अपनाया था, बल्कि नव बौद्धिज्म, ये याद रखेंगे, नियो बौद्धिज्म, ठीक है। तो नियो बौद्धिज्म वाला जो है ये कंसेप्ट को लेकर के आगे बढ़े थे। तो बौद्ध धर्म से भी इनका संबंध है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी बनाए थे। संविधान निर्माण में तो इनकी इनकी जो भूमिका है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन आयोग में याद रखेंगे फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिक्कर। और ये जो बनाई गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग, ये इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहारिता, यानी कि प्रशासन करने में आसानी होनी चाहिए, और वित्तीय जो होना वो भी व्यवहारिक रूप में होनी चाहिए। वित्तीय साथ मतलब पैसे की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, अगर राज्य बनाना है, कोई क्षेत्र को अगर राज्य के रूप में स्थापित करना है, ठीक है, किसी क्षेत्र को राज्य के रूप में अगर स्थापित करना है या फिर गठन करना है, तो वहाँ पे देखा जाएगा कि राष्ट्र की एकता प्रभावित ना हो, प्रशासनिक प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि बीच में कोई नदी जा रही है और इतनी बड़ी नदी है कि दो स्टेट को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी देखी जा रही थी। वित्तीय व्यवहारिता भी होनी चाहिए, पैसे का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास को भी देखा जा रहा था, ठीक है, अगर वो क्षेत्र समृद्ध है तो उसे किस प्रकार से किस तरह डिवाइड किया जाए। अल्पसंख्यक हित का भी ध्यान दिया जा रहा था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और भाषा को भी एक तरह से इम्पोर्टेंस, भाषा का भी इम्पोर्टेंस दिया गया था। ये सारी चीजें थी राज्य पुनर्गठन आयोग में। इसमें 3 सदस्य थे, तीनों का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला है पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। नासिक में उनकी अंत्योष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। अब महाराजा दलीप सिंह के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो इनका निधन पेरिस में हुआ था, ये भी सत्य है। और कब हुआ था? 1893 में। याद रखिएगा कि 1893 कौन सा ईस्वी है, ये वही वर्ष है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका जब गए थे महात्मा गांधी जी। और 23 अक्टूबर को इनका निधन हुआ था, ये बात तो सत्य है, ये तो सत्य है। बाकी इनकी अंत्योष्टि कहाँ हुई थी, ये नासिक में हुई थी, ये गलत है। इन्होंने सिख धर्म नहीं छोड़ा था, ये भी गलत है। इन्होंने सिख धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म अपना लिया था। वह कभी भी रूस नहीं गए, ऐसा नहीं है, वो रूस का भी यात्रा कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ पाएंगे इसे। निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? पशुपालन के प्रमाण ओदे, बागोर, बोरी, लखनिया। तो पशुपालन के प्रमाण मध्य पाषाण काल में बागोर और आदमगढ़, दो नाम याद रखेंगे। होशंगाबाद के निकट है आदमगढ़ और राजस्थान के भीलवाड़ा के पास है बागोर, ठीक है। तो आदमगढ़ और बागोर ये दो इंपॉर्टेंट जगह है मध्य पाषाण काल में जहां पे पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला है विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? हरिहर प्रथम, कृष्णदेव राय प्रथम, कृष्णदेव राय और बुक्का प्रथम, सालुब नरसिंह। कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? आंसर हो जाएगा बुक्का प्रथम। याद रखेंगे कौन सा? बुक्का प्रथम, ठीक है। कब भेजा था? 1374 ईस्वी में, ये भी याद रखेंगे। अगला है रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, मकराना, काबुल, श्रीनगर। कौन सा एरिया सम्मिलित था रंजीत सिंह के राज्य में? कॉमन सेंस लगाएंगे आप इस प्रश्न में तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। अमृतसर की संधि हुई थी और सतलज नदी के को अंग्रेजों ने कहा कि इधर ब्रिटिश इंडिया है और इधर सिख स्टेट है, ठीक है। तो सिख राज्य और ब्रिटिश इंडिया के मध्य में एक सतलज नदी को बाउंड्री मान लिया गया। बोला गया कि आप सतलज नदी के पश्चिम में जितना चाहे उतना विस्तार कर सकते हैं और ब्रिटिश आपके तरफ नहीं आएगी और आप ब्रिटिश की तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब आप कॉमन सेंस से देखेंगे तो दिल्ली कहाँ आ जाएगा?
दिल्ली आ जाएगा ब्रिटिश इंडिया में, तो दिल्ली तो नहीं होगा। मकराना ये है राजस्थान में, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है। काबुल, काबुल है अफगानिस्तान में, ये आ सकता है। ठीक है। और श्रीनगर, ये भी आ सकता है, लेकिन श्रीनगर आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? रंजीत सिंह का कहाँ तक था? तो दो ऑप्शन है जो कि आ सकता है, एक काबुल आ सकता है और एक श्रीनगर आ सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर आपको याद रखना होगा, क्योंकि उनका अभियान काबुल तक नहीं हुआ था। ठीक है। कश्मीर इन्होंने जीता था 1819 ईस्वी में, याद रखेंगे। 1819 ईस्वी में इन्होंने कश्मीर जीता था। 1818 में, अच्छा, मराठा साम्राज्य का जो पेशवा वाला भी पद था वो भी समाप्त कर दिया गया था। सारा मराठाओं को एक तरह से खत्म कर दिया गया था। कब? 1818 में। और उस समय में इन्होंने मुल्तान जीता था। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। कश्मीर जीता 1819 में, और 1834 में इन्होंने पेशावर को जीता। पेशावर वही है वर्तमान समय में पख्तूनख्वा नाम का स्टेट है, वहाँ पे क्या कहते हैं, पाकिस्तान में। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो वहाँ पे पेशावर है, पेशावर वही है पुराना पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी। तो उसे 1834 में जीता था। यानी कि इनका जो विस्तार हुआ होगा वो आप देख पाएंगे कि अगर सतलज नदी है तो इससे आगे इन्होंने पेशावर को जीता। पाकिस्तान के एरिया में ही इन्होंने अपना विस्तार कर पाया था, मुल्तान में। ठीक है। इसके बाद कश्मीर में इन्होंने, यानी कि इनका जो अभियान था वो काबुल तक नहीं गया। ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अमृतसर की संधि याद रखेंगे 25 अप्रैल 1809 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था? खफी खां, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले, हरचरण दास। आंसर हो जाएगा वो कौन सा इतिहासकार था? तो आंसर हो जाएगा काशीराज पंडित। याद रखेंगे कौन थे? काशीराज पंडित। ठीक है। 1761 में पानीपत की लड़ाई हुई थी तीसरी, और मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सदाशिव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के मध्य हुई थी ये युद्ध, भयंकर युद्ध थी। अगला है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? पहला अधिकार पत्र। ठीक है। किस ब्रिटिश कंपनी को मिला था? लीवेंट कंपनी, ओस्टेंड कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ब्रिटिश ने भारत में व्यापार करने के लिए पहला अपना अधिकार पत्र दिया था। पहला अधिकार पत्र, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये समुद्री मार्ग से आप व्यापार करेंगे या फिर स्थल मार्ग से व्यापार करेंगे, ये सारी चीजें प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। सिर्फ यही बोला गया है कि पहला अधिकार पत्र, ये हो जाएगा लीवेंट कंपनी। याद रखेंगे सबसे पहले लीवेंट कंपनी 1593 ईस्वी में, याद रखेंगे, लीवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है। और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से दिया था। ठीक है। 31 दिसंबर 1600 को। तो पहले किसे दिया गया? 1593 में ही दे दिया गया था लीवेंट कंपनी को। बाद में क्या होता है? बाद में 1702 में ये एक प्रकार से त्रिपक्षीय बन जाता है, एक पार्टी और जुड़ जाता है इसमें, और आगे चल के इसे यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के नाम से इसे स्थापित किया जाता है, और यही कंपनी को लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कह देते हैं। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अगला है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? वोडेयरों, होयसलों, जमोरिनों, मराठाओं। किनके विलेखों में, यानी कि लेखों में? वी है, कहीं पर भी आप अगर वी देखते हैं तो वी मतलब क्या होता है? विशेष, स्पेशल, विशेष हो जाता है। और स्पेशल लेख कैसा होता है? जैसे अभिलेख हो या कोई इंपॉर्टेंट लेटर वगैरह हो। ठीक है। तो उस तरह के लेख में मोडी लिपि का यूज किया जाता था। तो ये कहाँ पे किया जाता था? तो मराठाओं की, याद रखेंगे, मराठाओं के लिपि में
इसका यूज किया जाता था, मोडी लिपि का, मराठाओं के विलेखों यानी प्रपत्रों में। अगला है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रशासन का खर्च कम करना। ठीक है, अंग्रेज आए थे, भारत में रूल करना प्रारंभ किए थे, लेकिन उन्हें काफी मात्रा में उन्हें जरूरत थी प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत क्लर्क वगैरह सब की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटे प्रशासनिक पदों के लिए शिक्षित करना आवश्यक समझा भारतीयों को। ठीक है, और इसके बाद शिक्षा का प्रसार होना 1813 में 1 लाख रुपये दे करके प्रारंभ किया था। फिर बाद में आपने मैकाले मिनट का नाम सुना होगा, वुड डिस्पैच, उसके बाद फिर आपने कर्जन के बारे में सुना होगा, विश्वविद्यालय आयोग बनाया। तो इस तरह से उन्होंने काफी आगे हालांकि उनका जो भी उनका कारण होता था वो इनडायरेक्टली भले वो बेनिफिट कर जाए भारत को। इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय स्वतंत्रता अंग्रेजों के सुधारों के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, एक नवजात शिशु कहा गया था। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो हालांकि ये ब्रिटिश राज को अपनी आवश्यकता थी, इसीलिए उन्होंने छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति प्रारंभ की, लोगों को शिक्षित करना प्रारंभ किया, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रवाद का भी उदय का कारण बन गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? प्रश्न वही है, वुड का डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813, याद रखेंगे कौन सा, चार्टर अधिनियम 1813। अगला है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? डेट याद रखेंगे, ये है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, तो ये कब आया था, ये 1918 के आसपास में आया है। ठीक है, तो 1918 में आया है, और इसी रिपोर्ट के आधार पर आप भारत शासन अधिनियम 1919 आया था। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट आया था, कुछ भारतीय इसे अच्छा मान रहे थे, कुछ भारतीय कह रहे थे नहीं इसमें और सुधार की गुंजाइश है। तो कुछ लोग जो नाराज थे, नरमपंथी ने पार्टी को छोड़ करके कुछ और भी पार्टी को एक और पार्टी का गठन किया था। वो कौन सा पार्टी था? ऑप्शन है आपके पास, इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन लिबरल फेडरेशन, इंडियन फ्रीडम पार्टी, स्वराज पार्टी। आंसर हो जाएगा इंडियन लिबरल फेडरेशन, याद रखेंगे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में। अगला है, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर। का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी, याद रखेंगे कौन, महात्मा गांधी जी। और लुई फिशर को जब ये इंटरव्यू दे रहे थे, ठीक है, तो उस समय में इन्होंने ये बात कहा था कि जब तक तीसरी शक्ति यानी कि अंग्रेज यहाँ है, हम लोगों के मध्य सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहें। अगला है, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी, कहा गया है? बिहार अकाल 1873, राजपूताना अकाल 1868-69, मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल 1866-67, उड़ीसा अकाल 1866-67। कौन सा ऐसा अकाल था जिसे प्रकोप का समुद्र कहा गया?
इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा अकाल 1866-67। ये ना सिर्फ उड़ीसा में आया था, ये 1866 में पहले सूखा, देखिए अकाल आने से पहले सूखा, फिर अकाल। तो इस तरह से याद रखेंगे, उड़ीसा हो, मद्रास हो, उत्तरी बंगाल हो, बिहार हो, यहाँ पे अकाल पड़ा था, ठीक है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है लोकेशन वो है उड़ीसा, वहाँ पे काफी मात्रा में जन धन की हानि हुई थी, और इसकी व्यापकता को देखते हुए प्रकोप का समुद्र कहा गया, ठीक है। यहीं आप देखेंगे कि कैम्बले आयोग जो है, आप इससे संबंधित है, उनका कैम्बले आयोग ये अकाल से संबंधित है, उनके बारे में भी आप याद रखेंगे। सर जॉर्ज कैम्बले, इनकी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। चलिए अगला है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। तो आंसर हो जाएगा सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, लीलावती, गार्गी, सावित्री। तो वो ब्रह्मवादिनी कौन थी? तो आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा, ठीक है। लोपामुद्रा कौन है? अगस्त ऋषि की पत्नी, ये याद रखेंगे। कुछ और भी नाम है जैसे अपाला, घोषा, विश्ववरा, या उसके बाद लोपमुद्रा, ये सारी ये स्त्रियों का बताया जा रहा है। आपको यही इसके माध्यम से समझने को मिल रहा है कि यानी कि वैदिक टाइम पीरियड में, वैदिक काल में स्त्रियों की जो दशा है वो काफी अच्छी थी, ठीक है, अच्छी थी, यानी कि गुड कंडीशन में थी। लेकिन आप यहाँ पे आप देख पाएंगे शिक्षा भी है, एजुकेशन भी है। अब एजुकेशन होगा तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे इकोनॉमिकली भी ये स्ट्रोंग होंगे। अब एजुकेशन ही सिर्फ दर्शा रहा है कि इनकी जो पार्टिसिपेशन है वो पॉलिटिक्स में भी होगी, ठीक है। मतलब हर चीज में आपको, जैसे ही एजुकेशन का स्तर धीरे धीरे आपको वैदिक काल के बाद आप देखते हैं कि प्रत्येक काल टाइम पीरियड में, हर टाइम पीरियड में आप देखते हैं कि स्थिति और दयनीय होती जाती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि वैदिक टाइम पीरियड के अतिरिक्त ऐसा कोई भी टाइम पीरियड देखने को नहीं मिला है जिसमें स्त्रियों की स्थिति अच्छी हो, संतोषजनक हो। तो ये याद रखेंगे। तो एजुकेशन के कारण ही आप इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली आप स्ट्रांग हो सकते हैं। तो एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। आंसर हो जाएगा वासुकी, ठीक है। मंदराचल पर्वत, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसे मथने के बाद रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था वासुकी का, और इसी के माध्यम से अमृत, विष, ये सारी चीजें आई थी धरती पे। तो ये भी मान्यता है, ठीक है। चलिए, एक हाल ही में एक प्रजाति मिला है सांप, सांप का जो जीवाश्म मिला है, ये याद रखेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा सांप का जो जीवाश्म मिला है वो मिला है गुजरात में, और उसका जो नाम है वो है वासुकी इंडिकस, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, वासुकी इंडिकस, तो ये याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? जैनियों ने, आजीविकों ने, बौद्धों ने, मीमांसकों ने। आंसर हो जाएगा आजीविकों ने, ठीक है। मक्खीपुत्र गौशाल का नाम आपने सुना होगा। अगला है, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, ये लेख श्रृंखला है, यानी कि एक के बाद एक लेख लिखा गया है। अब लेख और निबंध में थोड़ा बहुत का अंतर होता है, ठीक है। लेख एकदम टाइम समकालीन ही होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, ये जो लेख श्रृंखला है 1893-94 में, वही टाइम पीरियड है गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। उसमें बताया गया है कि सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा, ठीक है, सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? अब देखिए, सर्वहारा वर्ग का जो सर्वहारा वर्ग आप किसे मानेंगे? अगर आप भारत की बात करें तो आप किसे कहेंगे? लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जैसे रूस,
अगर आप रूस में सर्वहारा वर्ग की बात करें तो रूस में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति में सर्वहारा वर्ग माना गया था मजदूर को। ठीक है, तो रूस में जो क्रांति हुई थी मजदूर को। चीन में जो क्रांति हुई थी वहां पे सर्वहारा वर्ग किसे माना गया था, तो उसमें किसान को माना गया था। ठीक है, और फिर इस तरह से एक जनरल परसेप्शन बना कि सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत मजदूर किसान इनका पार्टिसिपेशन होता है, तो इन्हें ही इंडिकेट किया जाता है सर्वहारा कह करके। ठीक है, तो अब भारत में यही डिमांड किया जा रहा था, इस लेखक के द्वारा अपने लेखों के माध्यम से डिमांड किया जा रहा था कि आप कांग्रेस को जन आंदोलन के रूप में स्थापित करें। अब यही काम गांधी जी आगे चल के चंपारण में करते हैं, किसानों को साथ लेते हैं, फिर आगे चल के मजदूरों का साथ लेते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे। लेकिन मिल मजदूर आंदोलन आप लोग पढ़े होंगे, तो वहां पर भी आप देखते हैं कि मजदूरों को लिए, किसानों को लिए तो जन आंदोलन कांग्रेस को बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये 1893 में गांधी जी अभी गए ही होंगे दक्षिण अफ्रीका, उसी टाइम पीरियड में इन्होंने आवश्यकता बता दी कि मजदूर किसान इस प्रकार के व्यक्तियों को आप शामिल करें कांग्रेस में, कांग्रेस को एक जन आंदोलन के रूप में स्थापित करें। अब ये वाली सोच इंपॉर्टेंट है। ये जो लेख है ये है न्यू लेम्स फॉर ओल्ड, किसका है? इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। ये याद रखेंगे किसका है, तो अरविंद घोष। ठीक है, तो ये याद रखेंगे अरविंद घोष, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। और लाल बाल पाल, लाल बाल पाल ये भी याद रखेंगे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन चारों का नाम इंपॉर्टेंट रखेंगे। ये लोग क्या थे? ये लोग गरम दल के व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, गरम दल के व्यक्ति थे। अगला है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे? संस्कृत, प्राकृत, पाली, सौरसेनी। आंसर हो जाएगा प्राकृत। ठीक है, तो जैसे वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो एक मूवी वगैरह में आप अगर देखेंगे तो भोजपुरी अगर कोई बोलता है तो जनरली उसे माना जाता है कि मतलब एक प्रकार से आप उसे डिग्रेड करके दिखाना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है कि जो शूद्र और स्त्रियों के माध्यम, ये स्त्रियों के द्वारा कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता था, तो वो किया जाता था प्राकृत। ठीक है, और संस्कृत कौन बोलते थे? अभी वर्तमान समय में इंग्लिश को आप उस तरह से कह सकते हैं, संस्कृत कौन बोलते थे, तो उच्च वर्ण के लोग। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और ये अगला प्रश्न है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष, एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। दुर्भिसंधियों का मतलब होता है षड्यंत्र। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, षड्यंत्र। तो आपसे क्या पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुद्रा राक्षस, इसमें किसके बारे में बताया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में राज दरबार के अंदर क्या क्या षड्यंत्र होता था इसके बारे में। ठीक है, तो ये याद रखिए, डॉक्टर केपी जायसवाल की पुस्तक है, उसमें इन्होंने बताया है कि विशाख दत्त ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही के ही टाइम पीरियड में थे, इसीलिए इनकी बात को और अच्छे से ये समझा पाएंगे। उन्हीं टाइम, इनका भी वही टाइम पीरियड है जो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड है, तो ये सारी चीजें इन्होंने बताया है। ठीक है, अगला है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। पहला है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपरोक्त सभी क्यों थी अलग? तो लगभग सभी, लगभग क्या सभी। क्यों? क्योंकि ये शहरी जीवन, इनकी ग्रामीण जीवन, वैदिक काल में ग्रामीण जीवन पद्धति थी। ये चित्रलेखीय लिपि जानते थे, उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। क्यों? क्योंकि आप सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आप देखेंगे तो वहां पे औजार नाम मात्र के प्राप्त हुए हैं, हथियार नाम मात्र के, रक्षा हथियार प्राप्त हो सकते हैं, डिफेंसिव ऑफेंसिव प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है,
तो इस तरह से आप याद रखेंगे, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी, सबसे पहले की थी? लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1928, लखनऊ अधिवेशन 1936, रामगढ़ अधिवेशन 1940। आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर इसका? लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी उसी टाइम पीरियड में की गई थी, यानी कि उसी अधिवेशन में की गई थी। अगला है, किस राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? कल्याण मंडप बनाया जाता था ताकि देवताओं मतलब पर्व त्योहार के अवसर पे क्या हो, देवताओं को गर्भगृह से निकाल करके वहां पे लाया जा सके। तो ऐसा कल्याण मंडप चालुक्य, राष्ट्रकूट, चंदेल, विजयनगर किसके टाइम पीरियड में है? तो ये याद रखेंगे, विजयनगर के टाइम पीरियड में। ठीक है, धार्मिक उत्सवों के समय में कल्याण मंडप में स्थापित किया जाता था देवी देवताओं को। ठीक है, वहां पे देवीय विवाहों का भी आयोजन किया जाता था, देवताओं का शादी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? गुलाम कादिर रूहेला, अली मोहम्मद खां, नजीब खां, हाफिज रहमत खां। वो कौन थे जो अहमद शाह अब्दाली के, नाम है रूहेला, यानी कि ये जो है सरदार कहाँ के हैं? तो रूहेला के सरदार हैं। और अहमद शाह अब्दाली का नाम आपने सुना होगा, पानीपत का युद्ध आपने पढ़ा है। तो वो आपने पूछा जा रहा कि रूहेला सरदार तो थे ही जिन्हें मीर बख्शी बनाया गया था। ठीक है, लेकिन आपको ये बताना है कि ये जो रूहेला सरदार थे, ये कौन से रूहेला सरदार थे? गुलाम कादिर रूहेला, अली मोहम्मद खां, नजीब खां, हाफिज रहमत खां, कौन से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नजीब खां। याद रखेंगे, कौन? नजीब खां। ठीक है, इन्हें ही मीर बख्शी बनाया गया था और अपना मुख्य एजेंट बना करके अहमद शाह अब्दाली भारत से चला गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अहमद शाह अब्दाली सम्राट किसको बनाए, तो आलमगीर द्वितीय को। ठीक है, इमादुत मुल्क को वजीर बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, और नजीबुद्दौला यानी नजीब खां को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बनाए थे। अगला प्रश्न है, बेमेल चुने। थॉमस रॉबर्टसन, रेलवे आयोग 1901, एंड्रयू फ्रेजर, पुलिस आयोग 1902-3, एंटनी मैकडोनल, अकाल आयोग 1901, कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ, एनसीसी आयोग 1901। यहाँ पे स्कॉट है, याद रखेंगे ये स्कॉट, ये एनसीसी आयोग से संबंधित नहीं है। ठीक है, सिंचाई आयोग से संबंधित है, याद रखेंगे। कौन है? कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ, सिंचाई आयोग 1901। अगला है, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 में आया, बेमेल चुनने के लिए, यानी कि कौन सा गलत है? ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 में आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1880 में आया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध एक्ट 1890 में आया। कौन सा बेमेल है? तो आंसर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बंगाल टेनेंसी एक्ट 1880 में नहीं बल्कि 1885 में है आया। ठीक है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगारा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट। ये आंसर है एनी बेसेंट का, ये याद रखेंगे। कौन है वो? तो एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? अकबर के टाइम पीरियड में जो भूमि का वर्गीकरण नहीं होता था, पूजल के रूप में या फिर बंजर, चाचर, जरिया। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा जरिया। याद रखेंगे, पूजल होता था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, पूजल वह जमीन जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी और उसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, उसे पूजल। चाचर 3 या 4 वर्ष तक खाली रही हो जो जमीन। बंजर 5 या उससे अधिक वर्षों तक जहां खेती नहीं की गई हो। लेकिन ये जरिया नहीं था, तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला है, मुर्रा नस्ल है, किसका नस्ल मुर्रा है? गाय, ऊंट, भैंस, गधे। तो आंसर हो जाएगा भैंस का। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, मुर्रा भैंस का नस्ल है।
अगला है वनस्पतिक पोषक तत्व के संबंध में असत्य क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा फास्फोरस को प्राथमिक पोषक तत्व कहा जाता है। असत्य कथन पूछा जा रहा है आपसे। प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा फास्फोरस। माध्यमिक पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फर। और तृतीयक पोषक तत्व क्लोरीन, मैग्नीज, लोहा, जस्ता, तांबा। आपसे पूछा जा रहा है गलत कौन सा है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। कौन सा गलत? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी सभी सत्य है, ये याद रखेंगे। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक पोषक तत्व कौन कौन है वनस्पति के संबंध में, यानी कि पेड़ पौधों के संबंध में, तो वो याद रखेंगे। अगला हीमोग्लोबिन में जो धातु मौजूद है वह है लोहा, तांबा, कैल्शियम, एल्युमिनियम। आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। याद रखेंगे कौन सा है? लोहा। ठीक है। खोज किसने किया है? ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन हीमोग्लोबिन की खोज किसने की है? हूनफील्ड। कब? 1840 ईस्वी में। हूनफील्ड 1840 आरबीसी में हीमोग्लोबिन को इन्होंने पाया था। अगला है रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से कौन सा उपलब्ध यंत्र है? रीचर पैमाना, जीएम गणक, रेडियो समस्थानिक, रेडियोग्राफ। इसका आंसर हो जाएगा जीएम गणक, ये याद रखेंगे। गीगर मूलर काउंटर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, गीगर मूलर काउंटर। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए गीगर मूलर काउंटर नामक कैलकुलेटर का यूज किया जाता है, गणक का यूज किया जाता है। अगला है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई पर गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। आंसर हो जाएगा क्या? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवा की बात की जा रही है। हवा में, निर्वात में होता तो दोनों साथ गिरते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हवा। ये याद रखेंगे क्वेश्चन में, आप ये चीज का थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि कहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है। सामान्यतः आप यकीन नहीं करेंगे, 90% स्टूडेंट, 90% स्टूडेंट एक जब वो बिना टेस्ट सीरीज दिए, अगर यानी कि बिना वो टेस्ट दिए कभी डायरेक्ट अगर एग्जाम में जाते हैं, तो एवरेज उनका 5 से 10 क्वेश्चंस वो बस बाय मिस्टेक गलत कर देते हैं। मतलब छोटे छोटे गलतियों के कारण उनका यह प्रश्न गलत हो जाता है, और यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपका एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है, खास करके पीटी में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि 5-10 नंबर अगर आप बाकी स्टूडेंट से आप पीछे हो जाते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं आप किस जगह होंगे। तो ये 90% स्टूडेंट के साथ होता है। इसीलिए एग्जाम से पहले आप किसी भी पब्लिकेशन का आप क्या करें, प्रैक्टिस सेट ले लें, ताकि आप एटलीस्ट 5-10 टेस्ट सीरीज लगाएं। आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आप सोचते थे ए लगाना, लगा देते थे बी, या कभी ऐसा हो जाएगा कि आप क्वेश्चन को आप उसको आप क्या कलर नहीं किए और आगे बढ़ गए। ठीक है, इस तरह की छोटी मोटी जो भी गलतियां होती है वो सारी आपकी दूर हो जाएगी। कोई ना कोई आप पब्लिकेशन का सेट जरूर सॉल्व करने का प्रयास करें, एटलीस्ट 10 सेट भी कम से कम सॉल्व करके तब आप एग्जाम में जाएं। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा फिर। चलिए, अगला है एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, घटेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। अब बता दिया गया सेंसिटिव तराजू है, यानी कि 1-1% उसमें कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि अगर वो गहरी सांस अंदर लेता है तो क्या होगा। तो आपको पता होगा गुब्बारे में अगर हवा है तो हवा का भी वेट होता है, होगा ही, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो हवा का वेट होगा तो इसका क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि वेट बढ़ेगा लेकिन आयतन क्या कहते हैं उसको, ये सॉरी, ठीक है, तो वेट बढ़ेगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, घनत्व तो कम होगा लेकिन वेट बढ़ेगा, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, अगला है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा कैसा? अधिक लंबा, अधिक छोटा, गोलाकार, वही रहेगा। भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती का ज्वाला
गोलाकार हो जाएगा, ये याद रखेंगे। कैसा हो जाएगा? गोलाकार। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारा की अमाप में कमी आएगी, चपटा होकर के चक्रिका प्रकार के आकार में आ जाएगा। अमाप में वृद्धि होगी, अमाप व आकार पहले के तरह यानी पहले समान ही रहेगा। तो हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने के बाद उसके अमाप में वृद्धि होगी, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, वायुमंडलीय दाब के कारण। अगला है रिंगलमेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापने में होता है। रिंगलमेन स्केल, कोहरा, प्रदूषित जल, ध्वनि, धुआं। रिंगलमेन स्केल ये याद रखेंगे, धुआं के। ठीक है, तो धुआं के घनत्व को मापने के लिए रिंगलमेन स्केल का यूज किया जाता है। अगला है बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि मछलियां नियत तापी जीव हैं। मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं। झील की तली पर जल नहीं जम पाता। बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। तो बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, क्यों रहती है? क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, सबसे नीचे में नहीं जम पाता है। क्यों? क्योंकि वो जो 4 डिग्री वाला जो कंसेप्ट है वो याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए अगला है फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकिरी अवशोषण, स्कंदन, अधिशोषण, अपूहन। आंसर हो जाएगा स्कंदन, याद रखेंगे, स्कंदन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, बाकी आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। अगला है जल में आसानी से घुलनशील क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, आयोडीन, अमोनिया। तो जल में आसानी से घुलनशील क्या होगा? अमोनिया। क्यों? क्योंकि वो गैस है, गैस आसानी से घुलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला है ब्राइट रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? गुर्दा, हृदय, तिल्ली, यकृत। आंसर हो जाएगा किडनी यानी गुर्दा। ठीक है, ये याद रखेंगे, वृक्क, किडनी, गुर्दा, यहाँ पे ब्राइट रोग हो जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? यूरेमिया। इसे यूरेमिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड। कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, याद रखेंगे। कौन सा? कैल्शियम और फॉस्फेट, ये याद रखेंगे, इसको एक साथ कहें कैल्शियम तो आपको ये याद रखना होगा कैल्शियम भी पाया जाता है। ठीक है, और फॉस्फेट भी पाया जाता है यानी फास्फोरस भी पाया जाता है। ठीक है, अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? विटामिन सी, आवश्यक अमीनो एसिड, ओमेगा 3 वसीय अम्ल, प्रतिऑक्सीडेंट। अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? आंसर हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड का। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड का अलसी या तीसी। अगला है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अधूरा जलने के बाद क्या होगा? मोनोऑक्साइड, ये याद रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होगा 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से कम। हाँ, ये होगा, क्या होगा? 5 माइक्रोन से कम हो जाएगा। पार्टिकुलेट मैटर बोला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पे आपको एक एयर क्वालिटी स्क्रीन आपको दिखाई देगा, वहां पर आपको 8 चीजों को मेनली फोकस करके वो बताती है कि किसी शहर का एयर पोल्यूशन का लेवल क्या है। ठीक है, तो ये जो एयर पोल्यूशन का लेवल है उसमें पार्टिकुलेट मैटर को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो 2.5 वाला जो है वो भी देखा जाता है कि उससे कितना अधिक है कितना कम है। चलिए अगला है कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है एसिटिक, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक। आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल, मूरल, सूटन एवं बावेरी वॉल्डेयर। तो गुणसूत्रों की वंशानुगत यानी कि गुणसूत्र जो होते हैं वो वंशानुगत
गति करते हैं। तो ये किसने बोला था? तो आंसर हो जाएगा सूटन एवं बोवेरी। पूरा नाम याद रखेंगे, वॉल्टर सूटन, थियोडोर बावेरी। ठीक है। तो क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ हेरेडिटी, क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी या याद रखें उन सूत्रों का वंशागत सिद्धांत किसने है? वाल्टर सूटन और थियोडर बावेरी। तो आपको डायरेक्ट दे सकता है सूटन और बावेरी। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो यकृत में हो या मांसपेशी में हो, ऊर्जा जमा कैसे होगी? ग्लाइकोजन के रूप में, ये याद रखेंगे। ठीक है। अगला है केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है। केला के 100 ग्राम में कितना किलो कैलोरी होता है? कितना किलो कैलोरी? कितना किलो कैलोरी होगा केला के 100 ग्राम केला में? ऊर्जा की 389 से 416 किलो कैलोरी, या 289 से 316, 189 से 216, 89 से 116, कितना होगा 100 ग्राम में? तो आंसर हो जाएगा 89 से 116। ठीक है। कहीं कहीं पे आपको डायरेक्ट 89 किलो कैलोरी दे दिया जाएगा, या कहीं कहीं पे आपको 116 किलो कैलोरी दे दिया जाएगा, तो आपको दोनों याद रखना है। ठीक है। अगला है पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की तनहत यानी मांस है? मस्तिष्क, अग्नाशय, अंडाशय या फिर प्लीहा? आंसर हो जाएगा अंडाशय। यहाँ अग्नाशय से कंफ्यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो पीत पिंड है ये याद रखेंगे, अग्नाशय ओवेरी में पाए जाने वाली कोशिकाओं की संहति मांस पीत पिंड कहलाती है। ठीक है। बाकी चीजें आप आराम से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्ट मीटर, विभवांतर एमीटर, विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर, विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। ये विद्युत प्रतिरोध का नहीं है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो गैल्वेनोमीटर एक संवेदनशील उपकरण है जो किसी विद्युत सर्किट में अति सूक्ष्म या अति अल्प विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर? आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। याद रखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। हार्मोन जो वृक्क से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। ठीक है। TSH, RI, FSH, ACTH, ADH? आंसर हो जाएगा ADH। याद रखेंगे कौन सा? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? 1958 नागपुर, 1970 धनबाद, 1956 नई दिल्ली, 1960 चेन्नई। तो नीरी का याद रखेंगे कहाँ पे हुआ है? 1958 नागपुर में। ठीक है। अगला है Rio 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी हैव, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी विश, वी सी? कौन सा हो जाएगा? द फ्यूचर वी वांट। क्या हो जाएगा? द फ्यूचर वी वांट। 2012 में ब्राजील में एक सम्मेलन हुआ था, ये याद रखेंगे। रियो सम्मेलन हुआ था कब? 1993 में। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और उसके 1992 में हुआ था, याद रखेंगे कब? 1992 में। कब? 4 जुलाई के समय में आसपास में हुआ था। ठीक है। तो आपको डेट नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखेंगे कि 1992 में ये रियो सम्मेलन हुआ था। इसमें आप अगर 20 साल जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 2012। तो 2012 में 20 साल बाद Rio 20 हो गया। रियो में क्या हुआ था? पहला हुआ था, और इसमें 20 साल और जोड़ दिया तो इसका नाम हो गया Rio 20। तो Rio 20 घोषणा पत्र का जो शीर्षक है इसका क्या नाम था? द फ्यूचर वी वांट। ये याद रखेंगे। अगला है धारणीय कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना।
तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि आप भूमि का इस प्रकार से प्रयोग करें कि भूमि का जो क्वालिटी है वो क्या मेंटेन रहे। ठीक है, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसे उसी प्रकार से एंजॉय कर पाए। चलिए, अगला है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करेगी? तो नमी पर निर्भर करेगी, ये याद रखेंगे। वायुमंडल में नमी होगी तो ही बारिश होगी। ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान है 89.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6, 68.9 या 69.8। आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगला है जब कोयला जलता है तो रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है, हीट ऊर्जा पैदा होता है, रासायनिक ऊर्जा को नष्ट कर दिया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब कोयला जलता है तो क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाएगा। ठीक है। और यही तापीय ऊर्जा से हम लोग क्या लेते हैं? कोयला के माध्यम से हम लोग बिजली जनरेट करते हैं। अगला है हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू। तो खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है किरण रिजिजू को, ये याद रखेंगे। इनके पास पहले से पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय था ही, और इन्हें खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भी इनके पास दे दिया गया। अगला है इसरो के ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सखी, मदद, आकाश समर्थ। आंसर है सखी, याद रखेंगे फुल फॉर्म, स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, ये याद रखेंगे। सखी फुल फॉर्म याद रखेंगे इसका। अगला है हाल ही में तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी किसे दी गई है? आनंदीबेन पटेल, कलराज मिश्र, सीपी राधाकृष्णन, महेंद्र नाथ यादव। तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो सीपी राधाकृष्णन को, ये याद रखेंगे। पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी हैं ये, और इन्हें ही तेलंगाना का प्रभारी राज्यपाल बनाया गया है। अगला है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च। आंसर हो जाएगा 20 मार्च को, ये याद रखेंगे। ठीक है। अगला है भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2024 का आयोजन कर रहा है? फ्रांस, जर्मनी, यूएस या फिर कनाडा। आंसर है यूएसए, ये याद रखेंगे। कौन सा है? टाइगर ट्रम्प, यूएसए। ठीक है। अगला हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नाम है त्रिनेत्र, यूपी से, याद रखेंगे। अगला हाल ही में याउंडे डिक्लेरेशन चर्चा में रहा था, यह निम्न में से किससे संबंधित है? याउंडे डिक्लेरेशन। ऑप्शन है साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समुद्रीय सुरक्षा या फिर मलेरिया रोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया रोग से संबंधित है। ठीक है। कैमरून की राजधानी है ये याउंडे, ये याद रखेंगे। ये किसकी राजधानी है? कैमरून की। और कैमरून याद रखेंगे मध्य अफ्रीका में स्थित है, नाइजीरिया के पास ही है। ठीक है। तो ये याद रखेंगे कैमरून, इसकी राजधानी क्या है? याउंडे। वहीं पर एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, और अब ये चर्चा में आ चुका है क्योंकि कुछ देश उसे जल्द से जल्द उसको उसमें जो है सो भागीदारी करने की इच्छा व्यक्त की है। लगभग 11 अफ्रीकी देशों के बारे में बताया जा रहा है। अगला, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? शीतल देवी, अरुणिमा सिन्हा, देव राठी, जय कुमार। आंसर हो जाएगा शीतल देवी को, ये याद रखेंगे। ये पैरा तीरंदाज हैं। ठीक है, विकलांग है, इसीलिए याद रखेंगे। विकलांग की जगह पे अब दिव्यांग वर्ड ज्यादा प्रचलित किया जा रहा है, तो मैं भी चाहूंगा कि आप लोग भी दिव्यांग कहें। तो ये पैरा यानी कि विकलांग या दिव्यांग जो भी हैं, तो ये याद रखेंगे। पैरा तीरंदाज हैं और अर्जुन पुरस्कार की विजेता हैं शीतल देवी, इन्हें बनाया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति निम्न में से किससे संबंधित है? न्यायाधीशों की नियुक्ति, एक साथ चुनाव, इलेक्टोरल बॉन्ड, समान नागरिक संहिता। आंसर हो जाएगा एक साथ चुनाव, ये याद रखेंगे। कौन सा? एक साथ चुनाव।
अगला है तमिलसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस राज्य की राज्यपाल थी? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। तमिलसाई सुंदरराजन किस राज्य की राज्यपाल थी जहां से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ये याद रखेंगे। अगला है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया? रतन टाटा, रामनाथ कोविंद, एस जयशंकर, नीतीश कुमार। पीवी नरसिम्हा राव, आंसर हो जाएगा रतन टाटा को, ये याद रखेंगे। अगला है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी? अर्जुन मुंडा बिहार, झारखंड, असम, त्रिपुरा। आंसर हो जाएगा झारखंड में। कौन सा जिला है? खरसावां जिला। अगला है महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किस टीम ने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स। आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ये याद रखेंगे। ठीक है। ऑरेंज कैप एलिसे पेरी को और पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल को दिया गया है, ये याद रखें। अगला है माजुली मास्क, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? माजुली मास्क बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम। तो नाम से ही स्पष्ट है, माजुली असम का द्वीप है। अगला हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 75, 78, 125, 134। आंसर हो जाएगा 134। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 75वें स्थान पे है चीन, श्रीलंका है 78वें स्थान पे, भारत है 134वें स्थान पे। ठीक है, भूटान है 125 पे, बांग्लादेश है 129 पे, लेकिन भारत 134 पे। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, नीति आयोग, यूएनडीपी, वी डैम संस्थान। तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट किसके माध्यम से हुआ है? वी डैम संस्थान, ये याद रखेंगे। ठीक है, वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, इसे ही बोला गया है वी डैम। ठीक है, वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। अगला है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? जेपाल, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आंसर हो जाएगा जेपाल। ठीक है, अगला है भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? फिनटेक फाइनेंशियल और टेक से टेक्नोलॉजी, यानी कि फाइनेंस के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में याद रखेंगे, फाइनेंस के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो फाइनेंस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, याद याद रखेंगे। कौन से? एशियन। $23 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, $23 मिलियन। अगला है रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? उत्तर प्रदेश, मुंबई, विदर्भ, बिहार। इसका आंसर हो जाएगा रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता किस कौन है? तो मुंबई, ये याद रखेंगे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 13, 14 या 15 या 16 मार्च। तो आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। नए चुनाव आयुक्त के रूप में सुखबीर संधू और किसे चुना गया है? एक तो चुनाव आयुक्त बने हैं सुखबीर संधू, एक और कौन है? ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार, राजीव सिन्हा, कामदेव झा, आदित्य कुमार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। एक और कौन है? सुखबीर संधू, और एक कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला हाल ही में चर्चा में रही महतारी वंदन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़। महतारी वंदना योजना ये इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, बहुचर्चित स्कीम है। विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला है प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया है? अमित शाह, अजीत डोभाल, एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर। आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री। अगला हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं?
80, 90, 99 या 102? आंसर हो जाएगा 102। ठीक है। अगला है पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? बोलन दर्रा, हो ची मिन दर्रा, खैबर दर्रा, मैकमोहन दर्रा? आंसर हो जाएगा खैबर दर्रा। ठीक है। बोलन दर्रा से बलूचिस्तान। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। क्वेटा और जेकोबाबाद, क्वेटा को जेकोबाबाद से कौन जोड़ता है? तो बोलन दर्रा। ये भी ध्यान में रखेंगे। मैकमोहन भारत चीन के मध्य। अगला भारत राज्य, भारतीय राज्य वो कौन सा है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम? आंसर क्या होगा? बिहार। 8 राज्य जहां से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला है कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। जलवायु को कौन सा चीज प्रभावित नहीं करेगा? अक्षांश, समुद्र से दूरी, पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी की परिभ्रमण गति? आंसर हो जाएगा पृथ्वी की परिभ्रमण गति। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अपने अक्ष पर घूमने को क्या बोला जाता है? अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण, रोटेशन। तो रोटेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवॉल्यूशन से प्रॉब्लम है। परिक्रमा, किसी की परिक्रमा करने, उससे जलवायु प्रभावित होता है। समुद्र से दूरी है तो भी होगा, अक्षांश पे है तो भी दूरी होगा। इसके अतिरिक्त ये 7 कारण है इंपॉर्टेंट जिसके कारण जलवायु प्रभावित होते हैं। अगला, निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? गारटोला, लहासा, काठमांडू, थिम्पू? तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये तिब्बत की राजधानी है। ये तिब्बत की राजधानी, ये सबसे ऊंचाई पे स्थित है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये थिम्पू भूटान की राजधानी है, ये है सबसे ऊंचाई पे। और उसके बाद तीसरे नंबर पे देखेंगे तो नेपाल की है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है। अगला, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ? भारतीय दलहन, दाल से संबंधित रिसर्च कहाँ होता है? कानपुर में। ये याद रखेंगे, कहाँ पे? कानपुर में। कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती? टेल्को, नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को? आंसर हो जाएगा टेल्को। टेल्को में क्या बनता है? तो टेल्को में बनता है क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। कार, कार वगैरह सब बनता है कहाँ पे? टेल्को में। बाकी जो भी है ये सारे एल्युमिनियम से संबंधित है। नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को एल्युमिनियम से संबंधित। अगला, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल? किसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल होगा? प्रतिशत तेल किसमें होगा? तो आंसर हो जाएगा तिल में। ठीक है। कितना प्रतिशत? 52%। तिल में 52%। ठीक है। इसके बाद है मूंगफली, मूंगफली में 48.2%। फिर है सूरजमुखी 42%, सोयाबीन 40%। अगला है संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड? आंसर हो जाएगा असम और पश्चिम बंगाल। असम और पश्चिम बंगाल की संकोश नदी किसकी है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। सुबनसिरी, धनसिरी, संकोश, ठीक है, तीस्ता, ये सारी जो है। अगला है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केनिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, ब्राजील? तो जब आप देखेंगे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका जब आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका में आप देखेंगे यहाँ पे ब्राजील है, ब्राजील को होकर के ये क्रॉस करती है। तो ऑटोमेटिक है कि नॉर्थ अमेरिका वाला जो हिस्सा होगा ये इससे हट के होगा, तो यानी कि मैक्सिको नहीं होगा, मैक्सिको नहीं होगा। बाकी केनिया होगा, इंडोनेशिया होगा, ब्राजील होगा। ठीक है, और भी 13 देश हैं, टोटल 13 देश हैं, आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है मालदीव और इंडोनेशिया, ये एशिया से संबंधित है, तो ये याद रखेंगे। भूमध्य रेखा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? पिरोटन, गंगा सागर, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर? आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। कहाँ? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। 25 जून 1975 के दिन जो अघोषित आपातकाल, डायरेक्ट समझिए इमरजेंसी के टाइम में क्या क्या हुई थी, जो भी कार्रवाइयां, एक्शन जो भी ली गई थी सरकार के द्वारा, सत्ता का जो दुरुपयोग किया गया था, अतिचार, कदाचार किया गया था, इन सब का जो आरोप है सरकार के ऊपर, उसके जांच के लिए एक किसके अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था? जेसी शाह। डायरेक्ट आपसे यही प्रश्न है कि इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी के टाइम में जो तथाकथित
जो सरकार के द्वारा जो कठोर कदम उठाए गए थे, जिसके अंतर्गत सत्ता का दुरुपयोग भी किया गया था, अत्याचार किया गया था, भ्रष्टाचार जो भी है, उन सारी चीजें से संबंधित अध्यक्ष कौन बनाए गए थे जो जांच कर रहे थे? ऑप्शन है जेसी शाह, अमित शाह, शेर शाह, न्यायमूर्ति बाबर शाह। आंसर हो जाएगा जेसी शाह, याद रखें कौन? जेसी शाह, 28 मई 1977 को। अगला है किस चुनाव वर्ष में किस चुनाव वर्ष से लोकसभा हेतु 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं? यानी उससे पहले इससे कम सदस्य निर्वाचित होते थे, लेकिन 543 सदस्य, अभी तक 543 सदस्य ही निर्वाचित होते हैं। 1947 के चुनाव से 1957, 67, 77, आंसर हो जाएगा 1977 के चुनाव से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। 1976 में, 1976 के बाद एक रूल बना दिया गया था, आपको पता होगा कि 1971 के जनगणना के आधार पर ही अब से क्या होगा, अब से जब भी मतलब परिसीमन होगा अनुच्छेद 82 के अंतर्गत, तो वो 2026 तक अब नहीं होगा, 2026 तक। इसीलिए 543 सदस्य ही निर्वाचित हो रहे हैं लोकसभा में। अगला, निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ठीक है, आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये भी सत्य है। गलत कथन पूछा जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, नहीं, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। ठीक है, संविधान सभा की बात की जा रही है, संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। यहीं पर आपको मिल गया कि टैक्स, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता है, उसको ही दिया गया था वोट देने का राइट। ठीक है, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुई थी, ये ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण, अखिल भारतीय सेवा, वित्त आयोग, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। आंसर हो जाएगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, टैक्स लगाता है, विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका आंसर ऑप्शन है अनुच्छेद 17, 266, 306, 307। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 117, वित्त विधेयक। आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक। अगला है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में जो सरकार बनाई गई थी, अंतरिम सरकार बनाई गई थी, उसमें कार्यपालिका परिषद, इसके अध्यक्ष कौन होते थे? तो गवर्नर जनरल यानी वायसराय। ठीक है, और तो अगर वायसराय अगर सभापति हैं तो उपसभापति कौन है? तो उपसभापति जवाहरलाल नेहरू, उपसभापति जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, वायसराय इसमें पदेन थे, ये याद रखेंगे। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष थे, और जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष बनाए गए थे। कब? 24 अगस्त को। अब देखिए, 24 अगस्त को ये डिसाइड किया गया था कि हम लोग अंतरिम सरकार बनाएंगे। अंतरिम सरकार मतलब एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं कि जब तक अस्थाई सरकार नहीं बने तब तक अंतरिम सरकार बना दी गई थी। ठीक है, अगला है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? अनुच्छेद 1935, 47, सॉरी 46, 37, 47। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1937 में, ये याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछे कि किस एक्ट के माध्यम से, तो एक्ट था कौन सा? 1935 का भारत निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती आपसे दिया गया है पुलिस, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। आपराधिक मामले ये दोनों में है, समवर्ती है ये। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, यही समवर्ती है। रेडियो और टेलीविजन ये यूनियन का है, और विदेश मामले ये भी यूनियन का है। मतलब केंद्र सरकार
यानी कि संघ, रेडियो और टेलीविजन विदेश मामले, और पुलिस स्टेट और आपराधिक मामले दोनों, यानी कि समवर्ती। ठीक है। अगला है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। संविधान की प्रस्तावना लागू नहीं किया जा सकता है, संविधान की प्रस्तावना को लागू किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, विदेश परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। देखिए, प्रस्तावना को कभी भी लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बस पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है, और इसे कानूनी रूप से आप लागू नहीं करवा सकते हैं। यानी कि आप इसे लेकर के आप माननीय न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि मेरे प्रस्तावना में, मेरे संविधान की प्रस्तावना में ऐसा लिखा हुआ है तो मुझे ये मिलना चाहिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। मुद्रा स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर की पेटिका में नहीं आती है। यूएस डॉलर, जापानी येन, रूसी रूबल या यूरो। आंसर हो जाएगा रूसी रूबल, ये नहीं आती है। ठीक है, आती कौन कौन है, डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, और यूरो और चाइनीज रेनमिनबी। ये 5 नाम याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1969 में इसका निर्माण किया था, एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है। अगला है, यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाएगा। सकल प्राथमिक घाटा, बजटीय घाटा, मौद्रीकृत घाटा, राजस्व घाटा। आंसर है सकल प्राथमिक घाटा। अगला है, रेणुकूट स्थित एल्युमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहां होने का मूल कारण क्या है। कच्चे माल की निकटता, बिजली की प्रचुर आपूर्ति, प्रभावी परिवहन नेटवर्क, बाजार की निकटता। आपको पता होगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में है ये रेणुकूट। वहां पे क्या है, वहां पे बिजली की प्रचुर आपूर्ति है, इसीलिए उस क्षेत्र को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। ये ध्यान में रखेंगे, हिंडाल्को वहीं पे स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, एल्युमिनियम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है। वित्त, कच्चा माल, विपणन, हड़ताल बंदी एवं तालाबंदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हड़ताल एवं तालाबंदी। जब लघु या छोटे उद्योगों में हड़ताल कौन करेगा। ठीक है, तो कम ही संख्या होते हैं सामान्यतः। तालाबंदी, हड़ताल ये सारी नहीं होते हैं। तो बड़े उद्योगों की ये समस्या है, छोटे उद्योगों की जो जो समस्या है वो मैंने लिख दिया है, आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए, अगला, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधित कानून सबसे पहले किस देश में बना था। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, भारत। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अगर आप कंपनी खोले हैं तो आप पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, वहां पे आप उस इलाके को आप किसी ना किसी तरह से प्रभावित कर रहे हैं नकारात्मक रूप से, तो आपका एक कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बनता है, सोशल सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है। आप आपका एक कॉरपोरेट को कहा जा रहा है, निगम को कहा जा रहा है, कंपनी को कहा जा रहा है कि आपका एक उत्तरदायी बनता है कि एटलीस्ट कुछ तो अपना प्रतिशत लाभ का कुछ प्रतिशत तो अपना जो है सो इन लोगों के लिए खर्च करो, पर्यावरण के लिए खर्च करो। ठीक है, तो ये कहाँ पे पहला बना था, सबसे पहले अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, भारत। तो आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 में इसे यूज किया गया है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, अगला है, ब्लू चिप कंपनी क्या है। ऐसी कंपनी जो मत्स्य उद्योग से जुड़ी हुई है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। अधिक जोखिम भरे स्टार्टअप, एक कंपनी जो मेमोरी कार्ड का निर्माण करती है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, ये याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसे शेयर मार्केट में देख पाएंगे ऐसी कंपनियों को। ठीक है, अगला है, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किस नाम का परमाणु बम गिराया गया था। फैट मैन, फैट वुमन, लिटिल बॉय, लिटिल गर्ल। इसका आंसर हो जाएगा 9 अगस्त को फैट मैन, याद रखेंगे। और 6 अगस्त को जो पहले गिराया गया था वो लिटिल बॉय। के बाद है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स, सफरेज, इसे ही सफ्रागेट्स भी बोला जाता है, सफरेज भी बोला जाता है, मूवमेंट किस देश में चलाया गया। ग्रेट ब्रिटेन, भारत, चीन, फ्रांस।
आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, मताधिकार, सफरेज का मतलब क्या होता है, मताधिकार, और ये सफरागेट से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। 20वीं शताब्दी में ये आंदोलन चलाया गया था। अगला है सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना की गई थी 1950, 70, 1960, 48। आंसर हो जाएगा 1960 में। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगला है वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ, वह है 1982, 2011, 2001, 1992। इसका आंसर हो जाएगा 1992 में। ठीक है, 4 जून को, ये डेट याद रखेंगे, 4 जून को 1992 में मैंने आपको बताया था, 4 जून डेट याद रख लेंगे। ठीक है, अगला है, अब मैथ का प्रश्न है, आप लोग स्वयं ही सॉल्व करेंगे, आपको स्वयं बनानी है, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, मैं आंसर बताता जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो 141 का 500, 142 का आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं या फिर पीडीएफ के माध्यम से आप उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 142 का 400 रुपये, 143 का 400 रुपये, 400 संख्या है, 144 का 2:3, 145 का 52.48, 146 का 650, 147 का 2x3 + 2x4। अगला है 148 का 32,000, 149 का 600 मीटर प्रति मिनट, 150 का 8:12:15। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच।